हज़ारों तलबा की अमन रैली। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा अमन के लिए मुत्तहिद हो गए। 4 अजला के 4000 तलबा का अमन और इत्तेहाद के लिए पुरजोश मुजाहरा। स्टूडेंट्स पावर फॉर पीस के लिए पुरजोश अमन रैली का मकसद पाकिस्तान के बारे में पैदा की गई गलत फहमियों का अजाला था। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि इस रैली का मकसद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर खास तौर पर एक इंतहाई मज़मूम और जहरीले प्रोपेगेंडे पर मबनी कैंपेन चलाई जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है। और आज हमने देखा कि जिस तरह से तलबा इस रैली के अंदर इकट्ठे हुए, जिस तरह से तलबा ने, जिसका ताल्लुक गिलगित से था, गिदर से था, हुंजा और नगर के 4 अजला से ताल्लुक रखने वाले तलबा जो है वो इस रैली में शरीक हुए। रैली का आगाज जो है बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 गिलगित से हुआ और उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट गिलगित बल्तिस्तान तक पुरअमन मार्च किया। और इस मार्च ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 4 अजला के जिस तरह से ये तलबा इकट्ठ हुआ, तलबा जमा हुए और उन्होंने मार्च किया, ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था अमन के दुश्मनों के लिए, पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए और तमाम अनासर के लिए जो कि गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी, बेचैनी और एक खास प्रोपेगेंडा को फरोग देना चाहते थे। तलबा का यही कहना था कि वो बिल्कुल जो है उनकी तालीम पहली तरजीह है और उसे हासिल करने के लिए वो पुरअमन माहौल चाहते हैं। एक पुरअमन माहौल होगा तो तलबा जो है सुकून के साथ अपनी तालीम हासिल कर सकेंगे और इसके साथ ही अमन और जो हम आहंगी है गिलगित बल्तिस्तान का हमेशा से खासा रहा है कि यहाँ की एक खास डायमेंशन है, यहाँ के खास हालात वाक़यात है, खास आबादी का तनासुब है। तो इस तमाम तर आबादी के तनासुब के अंदर जो एक यकजहती है, हम आहंगी है और उसको बरकरार रखने के लिए जो यहाँ का हमेशा खासा रहा है, तलबा ने मुकम्मल यकीन दिलाया। और उसका कहना था कि फिरका वाराना कशीदगी और तनाज़ात से पाक खित्ता है गिलगित बल्तिस्तान को। यहाँ पर जो अफराद कशीदगी की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, फिरका वारियत की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और झूठी इत्तलात फैला रहे हैं, उनका मुतालबा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो खास तौर पर जो एक इस्लामी कुव्वत का तस्वुर है, भाईचारे का तस्वुर है, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया ताकि इन तमाम तर जो सिचुएशन का जो यहाँ पर खास तौर पर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है और हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में उससे नाजायज रहिएगा। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, 4000 तलबा की जानिब से एक अमन रैली का इनेकाद किया गया है गिलगित बल्तिस्तान में और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि फिरका वारियत को हवा दी जा रही है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे मुहिब्बे वतन तलबा हैं उनकी जानिब से एक बड़ा अच्छा पुरअमन इनिशिएटिव है, जिसका मकसद ये है कि हम जो किसी किस्म की गलत फहमियाँ हैं या कदूरतें हैं उनसे बालातर होके जो हमारे कौमी मफादात हैं, एक एहतराम और आश्ती और खैर सगाली के जज्बे के तहत न सिर्फ ये कि अपने तालीमी मुस्तकबिल के हवाले से बल्कि जो अपॉर्चुनिटीज़ जीबी में आ रही हैं और मुल्की सलामती के हवाले से अपनी कमिटमेंट का भी इजहार करें और इस बात का अवाम के सामने, कौम के सामने, मुल्क के सामने ये बात वाज़ेह कर दें कि हम जो मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशें हैं कि हमारे दरमियान नफरतों को हवा दी जाए और मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जाए और जो तरक्की और खुशहाली का सफ़र है उसमें रोड़े अटकाए जाएं, उसको नाकाम बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमें खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए कि ये जो हमारे तलबा हैं ये बहुत मुहिब्बे वतन हैं और ये बर वक्त उनका इनिशिएटिव है और इसकी तारीफ करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वहाँ पे दीगर मकातब फ़िक्र के लोग हैं, वहाँ की तलबा तंजीमें हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के जो और सियासी जमातें हैं, वो भी इनके साथ हाथ में हाथ और कंधे से कंधा मिला के शामिल होंगे ताकि हमारा ये जो मुल्क है और ख़ास तौर पे जो जीबी का खित्ता है वो अमन व आश्ती का मजहर भी बने और साथ ही साथ यहाँ पे तरक्की और खुशहाली का भी सफ़र तय हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि जीबी में टूरिज्म के जरिए से और फिर जो सीपेक का हवाला है उसके जरिए से जो तरक्की और खुशहाली का के हम मुंतज़िर हैं वो सफ़र शुरू हो सके। लेकिन अगर इन गलत फहमियों को बढ़ने की इजाज़त दी गई तो हम मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उनकी साजिशें और उनकी नीयत को भांपना बहुत ज़रूरी है बर वक्त अंदाज में और उनको नाकाम बनाना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे वक्त में जब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अमन रैली का दूसरी जानिब इनेकाद किया जा रहा है, एक अच्छा और खुशाइंद इक़दाम उठाया गया है तलबा की जानिब से। हमारे साथ सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली और हमारे साथ सलमान आवान मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। पाक वतन की मिट्टी में अनगिनत शहदा का खून शामिल है। शहादतों का ये सफ़र पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक जारी है। इन शहदा में कई गुमनाम भी हैं, जिनमें से एक नायक बादशाह रहमान शहीद हैं। वतन की खिदमत से सरशार इस नौजवान को पाकिस्तान आर्मी में शामिल होकर वतन के लिए शहीद होने का शौक़ था। नायक बादशाह रहमान ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 अगस्त 2023 को दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। नायक बादशाह रहमान शहीद के अहल खाना ने अपने एहसासात बयान करते हुए कहा कि 6 सितंबर हमें उस दिन की याद दहानी करवाता है कि हमारे जवानों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। मिलाई है मैंने माँ के कदमों से उठाई है मैंने। 6 सितंबर हमें उस दिन की याद दिलाता है कि हमारे जवानों ने अपने मुल्क की खातिर जानों के नजराने पेश किए, पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिए। हम इन शहीदों की वजह से खुले फिजा में सांस ले रहे हैं। आए बहैसियत कौम मिलकर ये अहद करे कि हम अपनी शोहदार के खून की लाज रखेंगे। बादशाह रहमान एक मुखलिस इज्जतदार इंसान था। वो बच्चों पर शफकत करता था, बड़ों की इज्जत करता था और एक दयानतदार और मुखलिस इंसान था। देर आलिमोशान तबियत हो फजील खबर वे न कोला खपल कार वे जारी साथ कदा से जरूरत खबर बराला जमंग दी बच्ची बमंग तो उकड़ला और जब बदे बाने शुक्रिया दा कौन चे जमात आजे दशेद गरे पमरक बाने मरशो जमात आजे चो देर आलिमोशान बहादुर सड़े हो और तकड़ सड़े हो खफकानी उली नहीं खो ब्यामड़ेला दे लड़ टकोर वर्कू कि शुक्र दे पाबा दरतुब के मर दे और चा और बस बदा खो खकड़े दा जमादा दे शहीद को अल्लाह दे आगला दा शहीद गरे दा मर्ग मुबारक पिशी और जमादी मुबारक जब बदे खबर डेर पखर को टेलीफोन बताना के दो पगार के दे पगार से तोबा मावे जो पगार के दे टेलीफोन बताना मिलावेंगे वर्कुट अख्तर के रागल 2 मेस्ट पर छुटे बस द कसर जमा आखिरी खबर है कि 2 मेस्ट छुट्टी 13 कल जुए में दी खपके हमार पास द टुकला में डेर ज्यादा और पास खफे में खुद खपल मुल्क ता पारा खपल खावर द पारा शहीद शो जब डेर ज्यादा खुशहाल में जब पखर कोम چې زما زه یو شهید مور شوم زه پاک ته داسې څل زامن کنه زه د خپل ملک ته پاره د خپل خاورې د پاره به زار کما। मेरी बाबा मुझसे अक्सर कहती थी कि बेटी लिखना पढ़ना है और डॉक्टर बनना है और मुल्क और कौम की खिदमत करना है। अपने भाई बहन भाइयों का ख्याल रखा करो और अपनी सारी ज़िंदगी अपने घर में गुजर लो और माँ की बहुत ख्याल रखो। निगरान वज़ीर आज़म अनवार-उल-हक काकड़ इस वक्त इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। And it's evident on a daily basis on a range of fronts. My question is, what can you tell us about rolling back the legacy of the previous government, which seems to have fueled part of this problem, and secondly, put Pakistan in a kind of an emergency mode, which is with this crisis, in other words, a national economic emergency of the kind that we haven't seen before. Thank you so much. First of all, let me clarify, we are not here to redesign the government. We are here that whatever constitutional mandate has been given to us, for instance, we have got a budget which has parliamentary approval. So we are not above the parliament to alter that. So within that budgetary allocation, we are trying to attempt and focus and rearrange whatever space is available to us on fiscal policy, on monetary policy. One of the area for which we already have got legislative and statutory force behind us is the initiative of SIFC. And SIFC is somewhere where the economic revival of 24 million people's future lie. It's agriculture and IT and mines and minerals. So we are trying not just to showcase that, but also focus on its secretariat,
try to provide the basis for any future government, which probably would be here in few months, and give them those bases on which they can build that economic edifice which is required to run a healthy economy for the country. At the same time, there are badly structural reforms required which should address the economic woes of the country. The reformation of our land revenue, of FPR, in the manner our power sector is operating. So these are two major areas where our focus is. And again, we are not trying to create goalposts which are beyond the time span and beyond our mandate also. What we are trying to do over here is to provide some basis for the mid-level reforms, which definitely would be upon the future government to either take it or refute it. What can you tell us about these economic initiatives which are actively acting on moving forward the privatization list and these investments and all in the few months that you're here? And do we have a time frame for that? Which are on the list. And by the way, there is a broader agreement in different sections of be privatized. This is one. We may achieve one or two goals to do it or realize it within these 6 months. What we are trying to do over here is that we will start the ball rolling. We'll initiate that process, and the initiation of that process would be demonstrated by one or two privatization acts being realized completely, focusing and bringing more attention on the power sector. And there could be few others outside the power sectors as well. As far as the other initiatives are concerned, we are looking forward that at least one or two major areas in mines and minerals. For the 6 months that you mentioned. I have not even mentioned 6 months, but anyways. Just say 6 months in your... No, it could be. Okay. Or less than that. But you're confident that things will be on time and the limitations, etc., will be done as per the schedule put out by the ECP, and you're not concerned that things will perhaps move forward? Well, the Constitution needs to be looked holistically. You cannot do cherry picking in Constitution. And when I say holistically, all the questions raised in your question or the aspects of your question, the shades, they all are answered within Constitution. Do you, after having census, is it a requirement to do delimitation? Yes, it is. Does that delimitation has to be done by the Election Commission of Pakistan? Of course, it has to be done. For how long does that exercise take? It is anybody's guess, but I am pretty much confident that it would be within the reasonable framework of time. Could be 1 month, 1.5 months, 45 days. I cannot be prescient about the time frame that it has to be exact in terms of hours and seconds. But yes, I do have an approximate sense, and I'm quite sure and comfortable that it would appear and it would look and it would happen in a relatively normal frame of time. As a follow-up question, when do you anticipate we will find out whether the PTI will be able to run in those elections? And what are your considerations about the importance of allowing them to run or not to run? I don't have any sort of confusion or qualms on any political party, including PTI, that they would be part of the electoral process. They are a registered political party with the Election Commission of Pakistan. They are constitutionally entitled to field their candidatures in different constituencies. Just like any other political party. I'm
even surprised that even this question of them participating in the electoral process, why does it arise? No one has stopping any political party from participating in a normal constitutional political process. What can be done? What would you like to see done on this, particularly in terms of Pakistan, Afghanistan? Are you more focused on what we're going to do on counter-terrorism, yes, or Afghanistan-Pakistan relations? Well, I mean, it's related because Pakistan is saying, as I understand it, that much of the problem is based in Afghanistan, and these guys are sort of operating from Afghanistan into Pakistan. First of all, I think so we should focus and try to appreciate what is going on our western borders. And this surge in attacks of terrorist outfits, either be religious-inspired attacks or even ethnic-inspired attacks, like the form of BLA and BLF and the rest of their associates. One thing which is very important, which has changed the entire landscape, the security landscape of this region, is the leftover gadgets by US and its allies in Afghanistan, which has implications not just for Pakistan, but for the whole region. And very reliable and authentic journalistic literature has been already produced on it. It's not just what Pakistan is saying, it's the literature has been published even in magazines like Foreign Policy and few others. But we do believe this is a challenge which probably was not well thought of. And this is a challenge which needs to be responded. And this is a challenge where we, along with our international partners against the terrorism, need to coordinate, cooperate, and work together. And I believe that in initial briefings to me from the security side, my understanding is that we are already working on that with our partners, be it United States and others, European Union, UK, and the rest of the powers. And this is a problem which has been recognized by anyone and everyone. And these surges are primarily happening because the fighting capacity of these outfits has been enhanced. They are emerging as a new challenge. Pakistan is in the forefront to take this brunt. We have been arguing this for years and years and years when we were accused by our own partners that we are probably having a sort of a double role, or we are not the willing partnership in this so-called war on terror. But we could foresee that a time will come that all these powers will leave this region and it would be us who would be facing the mess. And this is what is exactly happening to us. It has happened to us in 1989. It has happened to us again in 2021. Do we surrender? Do we just leave it as a fait accompli? No. We are planning, we are executing on our own resources. We would reform, when I say we would reform our tax system, it is for the reason we cannot rely on financial assistance to take on our security challenges. We have to raise our own money. And we are doing that. And then spend that money on an area where we can keep our population secure, which is one of the prime responsibility constitutionally of any government. So would we deny the partnership, help and assistance if it is available at a global scale? No, we will not deny that assistance or help. But it should be in the right context, it should be with the right intentions, and we should be viewed as a responsible government which is, one,
against terrorism, which is against radicalization, and which envisions a moderate and inclusive Pakistan. And whatever we do here, we do it out of conviction, not out of compulsion. Yes, actually, it is a follow-up question as well, because I would like to know, because there were some meetings happening about security with the Afghan government, and so how is it, do you feel that there is a kind of comprehension that they are willing to help when it comes to security? We need to appreciate that when we talk of Afghanistan or even Taliban, they are in a phase of transformation. And I personally feel that room and space should be given to them. Let them settle, let them transform. Meanwhile, whatever best we can achieve by engaging with the multiple layers of that arrangement, we're going to pursue that goal. You've listed a very long, list of challenges that Pakistan is facing that you also hope to work on. But if governments before you have not been able to deliver when they had a much longer term, what makes you confident that you are going to be able to deal with the immediate challenges? First of all, I'm confident, and I want to remain confident, that I'm talking about the right issues rather than popular issues. So that sense can be gathered, that what are the which are being faced by the society and the state of Pakistan. Whether I'm successful or not to realize those projected goalposts probably is irrelevant. I'm not here for eternity. I do realize that. And once I'm not there, and if I'm given a limited time span, the only thing which we can do is to talk about the right things. So once you initiate this discourse, it is more or less like a relay race where you would be running and handing over it to another player and they would carry it forward. So that is the model in our minds, that there would be political players who would benefit from this political discourse, and they may or they may not choose the policies which we are suggesting. But at least this span gives us an opportunity to generate a healthy discourse which we feel is deficient in our polity. Military is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in the slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. Yes, in a couple of areas, particularly security, and some initiative on the economic front. We are working together, we have coalesced, and that is a partnership which is based on willingness. And both the sides, on mutually dignified and mutual respected manner, are communicating with each other. And we do understand, for instance, there was a crisis on Battagram where few of our children were stuck. At that moment, this thought came to my mind that the provincial disaster management ideally should have been there to rescue those children. So if I wanted to exercise this civil-military imbalance relationship and apply it in its spirit, I would have lost those 9 children. So the choice was with me, that do I approach military to rescue my 9 children, or entangle myself in this debate that it would look like as they are overstepping in our governance. So I chose the latter and saved those 9 children. Unfortunately, by design or by default, some of our organizational capacity in terms of governance has compromised themselves, and in that service delivery vacuum, we have to rely on the military institution. So everyone who's interested that they should stop
delivering and playing that role, the solution-based approach or the answer lies the enhancement of those organizations and their service delivery. If you do not do that, if you do not focus on performance, we're going to be with this arrangement for next couple of centuries. I have two questions. If we can go back to talking about the crisis with electricity bills. So given the fact that your government has a limited amount of time, one of the things that you could do, in fact there's a growing demand of calling the IPPs to the table and renegotiating the agreements. So is that something specifically that your government is considering? Will you be renegotiating the contracts? As far as the IPP and our mandate with them, contractual obligations are concerned, the good news is we are discussing it, and we are discussing it thoroughly. How much we have discussed, what we have discussed, we will not bring it into the public domain. We are on a course where we feel that we should find some sort of resolution as everyone feels that they are uneven contracts. Having said this, it should just be enough for the moment that we are in the process. A question, if I may. Please. This is about the Army Chief's meeting with business leaders a few days ago. I think it was yesterday. So the reports are that he talked about getting 25 billion from the Saudis, and I believe 25 billion from the UAE as well. Is there a time frame for this? Is there more that you can tell us about this, specifically about this coming from the Saudis and the UAE? And if this 25 billion figure is something you can confirm? Thank you. I do confirm, and in the follow-up of explanation, I would attempt that this is spread probably between 2 to 4 or 5 years. And in this span of time, these projects are to the tune of this amount would be realized, and it is in different sectors, particularly mines and minerals, agriculture, and IT sector. The question is, you mentioned that the most meetings you've had is on the energy sector. You may have an idea that Pakistan needs to raise gas prices, and there needs to be a quarterly adjustment in the power tariff as well. Are you committed to increasing them? All these decisions or the specifics would be done once we have the relevant input of the experts, and accordingly it would be announced and it would be known. My question is about the China-Pakistan Economic Corridor. Actually, we know that the outgoing former government have already held a celebration of the CPEC's 10th anniversary. I would like to know your government's view on the CPEC or any plan on CPEC. Second, is there any plan for your government members to attend for the participation on the coming Belt and Road Global Cooperation Summit, which is going to be held in mid-October? Well, there is no question of not participation of Pakistan on Belt and Road Initiative, be any event which is organized by China. I mean, everyone knows that we have a deep-rooted relationship with China without placement of any incumbency. It is irrelevant in Pakistan who's on this chair. China is a must policy with any government of Pakistan. We look forward to attend any, either it would depend on the level of invitation, but our wholesome participation would be there and would be very conspicuous. Secondly, the CPAC, we view it with a very positive trajectory that it's going to enter into second or third phase of its projection, and we would fully coordinate and cooperate in its maturing phases, and I am pretty much sure it will bring those promised dividends for which it was initially envisioned. Afghan refugees. After
Taliban took over in Afghanistan, there have been a fresh influx of a different type of Afghan population in Pakistan. They have money, they can spend, they are not in refugee camps, but many areas of Islamabad and even Rawalpindi, they have converted into Afghan localities. So what do you say about that Afghan refugee, any policy? Pakistan has shown a largesse and magnanimity for almost 5 decades to their Afghan brothers. There are 3 types of Afghan individuals in this country. One is the registered refugees in the camp, which according to our conventions to the UN different agencies, we are obliged to provide protection to them. There are around 2.8 million people, registered refugees. Then there are people who are occupying our land space in an illegal manner. They're aliens. And then there are people who have gone and they have penetrated our systems of the government and they are living with identity theft. So there are 3 categories. Government is planning with all the relevant stakeholders, and we are coming up with a policy to this challenge and issue because it's directly now linked to the kind of new emerging threats which we are facing on the count of terrorism. What would be those measures? It's premature to discuss it on a public forum because it may compromise the operational outcomes of those initiatives. But I can assure you that we have a strategic visibility and clarity on this issue, and we are coming up with a plan no sooner than, I'll leave the time frame. We will come up with a policy. First question is, what you think about the international community really want to support Pakistan for the economic cooperation? Is it that your feeling, or is it just a conversation? And second one, defense cooperation between Turkey and Pakistan recently is going well. Also Saudi Arabia and other countries, which is they're supporting Pakistan too. Now, as we learned, economically the support is come. So do you have a feeling that for short term or middle term, some positive changes will come for Pakistan? What is your message for that? First of all, I do accept that there is a lot of similarities and commonalities between the experiment of Turkey and Pakistan. The Kurdish question is more or less like what we are facing in Balochistan. Then what is happening across Syria is what we are experiencing to our next neighbor in Afghanistan. Our quasi-democratic experiment where we have a history of alternate role of governance is again very much similar to the experience of Turkey. But economic trajectory or projection, particularly your placement on the borders of the European continent and your bargain position to negotiate with the so-called membership of EU, which if not has win or given you the membership, at least it rose the living standards and the delivery standards of the Turkish society, that it started competing in a very viable economic manner on its own. And it's an amazing experiment, and there is a lot for us to learn. Yes, there is a lot of talk here in Pakistan on sometime on our economic potential, sometime on our strategic placement, sometime we project probably ourselves as the pivot of Asia. I do hear all these things too. Is it just a talk or from where does we take this
new optimist inspiration. One, I take it from my province, from where I come. We have got a Titian belt, which is more or less gifted with around, a conservative estimate is around $6 trillion of natural resources, which includes copper and gold, which includes rare earth material. It was already there, so what is new? The new is that we have a economically viable project of Reko Diq, which is happening with the big boys of copper and gold, and it would start working by the end of December. So once it is initiated, it is worth, or more or less near $600 to $700 billion worth project. The two holes, which is H11, H14, is around 3 square kilometer width and around 4 square kilometer length, which has these deposits based on scientific evidence and data, and it has turned the value of that mud into $700 billion. So it was there, but the scientific evidence was not available, so we couldn't claim that it is that much ore. Now this is new. The surrounding areas, we have got partners who has the financial capacity to invest and explore and do all the required seismic surveys and the drillings and bring it into a viable economic model. So can those country or groups, on the basis of their financial capacity, can do it on their own? No. For instance, Saudis, or for instance, Emiratis, or others. So they have to club in with the technical expertise, maybe Canadian, maybe Chilean, maybe Australian, maybe Americans. And this model is actually happening, and at an extended level, the players outside the region have also started realizing, and a stake, though an indirect one, is being created in the economic model of Pakistan. So we are hopeful that all these stakeholders or the players, which we would be having some sort of stakes in the exploration of all these projects, would start viewing Pakistan with a very different prism. And once these legitimate economic interests are there, they would be interested in our economic stability, and they would love to see a secure and protected Pakistan, not just for itself, but for the whole of the region. And the kind of negative perception and negative press which usually we had for many years and years and years, my anticipation is that it's going to change. And it's going to change slowly, gradually, depending that how consistent we are on pursuing all these goals. And if we are there, consistent at least for 2 years or so, my own assessment is the entire branding and rebranding of Pakistan would transform. Thank you very much for this opportunity to attend this meeting. Excellency, I have two questions. First one, how your government see the priorities with regards to Russia-Pakistani relations? This is first. And second, with regards to the crude oil deal. As I think 3 weeks ago, appeared several speculations that Pakistani refinery factories have stopped refinery activity over the already purchased Russian crude oil. Is that true? And what actually your government is planning with regards to this issue? Thanks. I luckily, in my last few months in the parliament, I had the chance to visit Russia twice. I was there in Moscow and St. Petersburg. I interacted with a few think tanks over there. And the third Rome is beautiful. I was mesmerized by St. Petersburg.
It's a beautiful city, no doubt about that. Russia is a major and important player in the region. And we do take in account its military and economic potential and how does it has implications for its initial orbit of influence, which probably is Central Asia, and then its strategic presence in the Eastern Europe too. It's not just that, but it has a sizable presence in Middle East and North Africa. So we do see in the right measurement the actual placement of the Russia where it should be. Pakistan explores and seeks new venues of a very fresh start, which is not linked where we do not dwell in the past. We do understand that Russian Federation carries the legacy of post-Soviet Union, but it definitely is not a Stalinist or Marxist tradition which it is carrying. Yes, Russian Federation has its own idea of identity, and we appreciate and understand that, and we want to have a very constructive relationship with them. As far as the crude oil is concerned, our infrastructure of refinery was not based on the model where we could import and refine a lot of Russian oil. So this is one of the impediment. There is no policy hindrance to have oil get imported from Russia. So we are exploring not just the oil trade and other areas also where we can have some constructive relationship with Russia. Thank you. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल-हक काकड़ गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपने आइनी मैंडेट से आगे नहीं बढ़ सकते, आइनी तौर पर हुकूमती निज़ाम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। निगरान हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मावनत फराहम करना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल-हक काकड़ ने मज़ीद कहा कि तमाम शोबों के लिए बजट मुख्तस करना पार्लियामेंट का काम है। So juicy, so yummy. Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. Hi girls! I love going out. लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसीलिए मैं यूज करती हूँ पाम ऑयल नेचुरल्स मिल्क और रोज पेटल्स एक्सट्रैक्ट से बना, मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। पाम ऑयल नेचुरल्स, यू कैन फील इट। ओह नो, कजिन का फर्स्ट फंक्शन ऑन माय फर्स्ट डे, अगर स्टेन लग गया तो उन दिनों में एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ट्राई द न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग, जो दे आम पैड के मुकाबले 1-2-3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन। अब एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज के 3 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग। अल-कबीर ऑर्चर्ड, बुकिंग सिर्फ 2.5 लाख रुपए से, माहाना किस्त सिर्फ 8,500 रुपए। आज होगा टक्कर का मुकाबला, बिहारी, अचार और तेल कतर का। अब इन्हें सिर्फ एक चक्कर में करेगा साफ नया एरियल। एक को धोएंगे आम पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से। नया और बेहतर एरियल जिसमें है क्लीनिंग बूस्टर्स जो करें जिद्दी दागों का सफाया। तो किसने दी एक चक्कर में दागों को टक्कर? होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिपचिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। तो फिर
सूरज बाबा के साथ स्पेशल ओसाका सोलर बैटरी लगाओ और काम फिर फर दौड़े काका तो सिर्फ ओसाका। फिर से हेयर फॉल। ब्यूटीफुल। इतने शैम्पू ट्राई किए फिर भी नहीं मिले अपनी मर्जी के रिजल्ट्स। ट्राई पेंटिंग जिसमें है प्रोवी फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने से रोके अप टू 97% मोर। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉल्व करो विद पेंटिंग। पर वक्त पहुंचा रहा है रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। लिंक के लिए इतना तमाशा लगाने से बेहतर है कि तमाशा ऐप डाउनलोड करो और एशिया कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। तो अभी जैज़ की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 50 GB डेटा सिर्फ 499 रुपए के लोड में और देखो हर मैच तमाशा ऐप पर। सेफगार्ड करें हम, जम से दूर रहे हम, शप 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 भागे जर्म्स। याद रखना सिर्फ सेफगार्ड से शप शप शप। सेफगार्ड से जो नहाए घंटों जम से बचता जाए, शप 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 चलता जाए। सेफगार्ड से नहाना जर्म्स दूर भगाना। जमी हुई है ये चिकनाई, ग्रीसी है देखो कढ़ाई, हांडी और पतीली मांगे खूब घिसाई खूब घिसाई खूब घिसाई। अब सफाई होगी आसानी से, बिना रगड़े बिना झंझट। मैक्स लिक्विड 3 गुना ज्यादा सफाई। Breathe out now, open your eyes. इस शर्मिंदा कर देने वाली खारिश की वजह हो सकती है डैंड्रफ। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स नीम जो डैंड्रफ से लड़े और सर की खारिश कम करे, कंधे से बोझ हटा दे। So juicy, so yummy. Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. अल-कबीर ऑर्चर्ड बुकिंग सिर्फ 2.5 लाख रुपए से, माहाना किस्त सिर्फ 8,500 रुपए। फिर से हेयर फॉल। ब्यूटीफुल। इतने शैम्पू ट्राई किए फिर भी नहीं मिले अपनी मर्जी के रिजल्ट्स। ट्राई पेंटिंग जिसमें है प्रोवी फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने से रोके अप टू 97% मोर। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉल्व करो विद पेंटिंग। कहीं बोटियों से फाइट है, कहीं हेल्दी डाइट है, कभी कोफ्ते की डिलाइट है, तो कहीं कोरमे की साइट है। But don't worry, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। कहा था ना, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। हेलो सर। अरे होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। नो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। अपडेट करें आपको, गवादर में पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत, 2 शहदा की नमाज जनाजा अदा, 1 शहीद की नमाज जनाजा आज होगी। लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा की नमाज जनाजा H11 कब्रिस्तान में अदा होगी। मुआविन पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद का ताल्लुक इस्लामाबाद से था। लेफ्टिनेंट कमांडर जवाद शहीद की नमाज कराची में अदा कर दी गई। पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर सैयद जवाद शहीद का ताल्लुक कराची से था। शहीद को कराची में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की मुमकिना आखिरी समाअत, तहरीरी गुजारिशात अदालत को जमा करा दें। वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया। चीफ जस्टिस की जानिब से वकील से ये पूछा गया कि आपने नैब रिपोर्ट पढ़ी है, अंदाज़ा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए, रिकॉर्ड पर आ चुका। चीफ जस्टिस ने कहा कि मई से पहले वापस होने वाले रेफरेंस नैब के पास हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब की जानिब से सवालात के जवाब कौन दे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की मुमकिना आखिरी समाअत, तहरीरी गुजारिशात अदालत को जमा करा दी। वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया।
परवेज इलाही बाजियाबी केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई। सीपीओ और डीपीओ अटक को पेश न होने पर शो कॉज जारी कर दिया गया। जेल सुप्रिटेंडेंट क्यों नहीं आए, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया। ये तो साफ हुक्म है कि जेल सुप्रिटेंडेंट शो अदालत की जानिब से ये कहा गया। परवेज इलाही बाजियाबी केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई है। सीपीओ और डीपीओ अटक को पेश न होने पर शो कॉज जारी कर दिया गया। इसी हाल से आपको अपडेट करें, लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को कल अदालत में पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब कर लिए गए। जज का परवेज इलाही को अदालत में पेश ना करने पर बरहमी का इजहार। पेश ना किया तो दरख्वास्त को तौहीन अदालत में तब्दील कर दिया जाएगा। अगर अदालती हुक्म पर एतराज़ है तो उसे चैलेंज किया जाए, अदालती रिमार्क्स दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को कल अदालत में पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब। जज का परवेज इलाही को अदालत में पेश ना करने पर बरहमी का इजहार। पेश ना किया तो दरख्वास्त को तौहीन अदालत में तब्दील कर दिया जाएगा। अगर अदालती हुक्म पर एतराज़ है तो उसे चैलेंज किया जाए, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। लिंक के लिए इतना तमाशा लगाने से बेहतर है कि तमाशा ऐप डाउनलोड करो और एशिया कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। तो अभी जैस की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 50 GB डेटा सिर्फ 499 रुपए के लोड में और देखो हर मैच तमाशा ऐप पर। आज होगा टक्कर का मुकाबला। बिहारी कढ़ाई और तेल का तड़का अब इन्हें सिर्फ एक चक्कर में करेगा साफ। नया एरियल, नया और बेहतर एरियल जिसमें है क्लीनिंग बूस्टर्स जो करें जिद्दी दागों का सफाया। तो किसने दी एक चक्कर में दागों को टक्कर? हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिपचिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। अल-कबीर ऑर्चर्ड बुकिंग सिर्फ 2.5 लाख रुपए से। माहाना किस्त सिर्फ 8,500 रुपए। हेलो सर। अरे होने वाले दामाद जी गले तो मिलो। नो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। सेफगार्ड करें हम, जम से दूर रहे हम। शप भागे जर्म्स। याद रखना सिर्फ सेफगार्ड से शप। सेफगार्ड से जो नहाए घंटों जम से बचता जाए। शप चलता जाए। सेफगार्ड से नहाना जर्म्स दूर भगाना। जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त मजा, क्योंकि सैनाबाज होने वाला इस ग्राउंड पे कुछ ग्रैंड फन, ग्रैंड रन्स, ग्रैंड हिट्स, ग्रैंड विकेट्स एंड ग्रैंड ओवर्स। ग्रैंड ऑफर जब यूफोन 4G देगा सुपर कार्ड ब्रांड में 20 GB डेटा 450 ऑफ नेट मिनट्स अनलिमिटेड ऑन नेट मिनट्स सिर्फ ₹899 में पूरे महीने के लिए। तो लाइफ में हो जाएगा सब कुछ ग्रैंड। अभी *899# मिलाओ और लाइफ को ग्रैंड बनाओ, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। जमी हुई है ये चिकनाई, ग्रीसी है देखो कढ़ाई, हांडी और पतीली मांगे खूब घिसाई। अब सफाई होगी आसानी से, बिना रगड़े बिना झंझट। मैक्स लिक्विड 3 गुना ज्यादा सफाई से मुनफरिद नाम बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। एक ऐसा बुलेटिन जिसे देखता और जानता है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि सिर्फ बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स ही है हर पल लाइव। सबसे बासलाहियत चेहरे जो रखे आपको हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर। बुलेटिन की दुनिया की सबसे काबिल टीम, ये है बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स, सिर्फ बोल न्यूज पर। शुक्राना करूं अल्लाह का, सुनी दिल की दुआ। शुक्राना करूं अल्लाह का, सूफी मैं हुआ। अल्लाह
कहीं बोटियों से फाइट है, कहीं हेल्दी डाइट है, कभी कोफ्ते की डिलाइट है, तो कहीं कोरमे की साइट है। But don't worry, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। कहा था ना, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। Just bite it. Simply Sufi Express 'cause I like it. Simply Sufi Express 'cause I like After having census, is it a requirement to do delimitation? Yes, it is. I am pretty much confident that it would be within the reasonable framework of time. हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। गर्दिशी कर्ज, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। 2 या ज़्यादा बिजली की तकसीमकार कंपनियों की फौरी निजकारी की जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू, कहा बिजली और टैक्स के शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी है। आम इंतखाबात जल्द कराने के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। आइन के मुताबिक मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। मजीद बोले, मगरबी सरहद पर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान में इत्तेहादियों का छोड़ा गया असलहा खित्ते के लिए बड़ा चैलेंज है। आलमी बरादरी के साथ मिलकर इस चैलेंज से लड़ना चाहते हैं। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तालिबान उबूरी दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें वक्त देना चाहिए। मुआशी मुश्किलात से निजात, पाक फौज ने एक और मुहाज संभाल लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के ज़ामिन बन गए। कराची और लाहौर के ताजरों और सनतकारों से मुलाकात में खदशात दूर कर दिए। $100 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफ किया। कहा SIFC बनाई है, तमाम बिजनेसमैन इसमें शामिल हों। ज़राअत, मिनरल माइंस, IT और दिफा पर तवज्जो दी जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद ने 25-25 अरब सरमायाकारी का वादा किया है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ताजरों और सनतकारों ने सिपह सालार को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। ताजर रहनुमाओं के मुताबिक IMF के मौजूदा प्रोग्राम को आर्मी चीफ पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम बनाने के लिए मुतहर्रिक हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का चौथा इजलास। फरीकैन की भरपूर शमूलियत से सरमायाकारी के लिए इक़दाम तेज़ी से आगे बढ़ाने का अमल जारी। इजलास की सदारत निगरां वज़ीर मनसूबाबंदी ने की। मकसद सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर करना है और सरमायाकारी का माहौल बेहतर बनाना है। मुतालिका वज़ारतों ने मुख्तलिफ पहलुओं पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इजलास में सरमायाकारों के लिए वीज़े की सहूलत पर भी गौर किया गया। नैब कानून को वाज़ेह होना चाहिए था। जब कानून वाज़ेह ना हो तो उसका हल क्या होता है? चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा, क्या मुबहम कानून कायम रह सकता है? आखिर कानून के माजी से इतलाक़ का मकसद क्या है? इसका मकसद तो ये हुआ, सज़ा याफ्ता मुजरिम कहेगा मेरी सज़ा ख़त्म और पैसे वापस करो। पार्लियामेंट तो बहुत सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट को क़वानीन पर दोबारा गौर की दरख्वास्त करें तो बीच के वक्त में क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या पार्लियामेंट के पास माजी से इतलाक़ की कानून साजी का इख्तियार नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कह सकती है कि आपने चालाकी और बदनीयती पर मबनी कानून बनाया? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाज़त नहीं। पार्लियामेंट माजी से इतलाक़ का कानून बनाकर जुर्म ख़त्म नहीं कर सकती। समाअत में वक्फा।
लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की बाजियाबी के केस की समाअत। अदालत का परवेज इलाही को कल अदालत में पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। CPO और DPO अटक को पेश न होने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ का परवेज इलाही को अदालत में पेश न करने पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, पेश न किया तो दरख्वास्त को तौहीन अदालत में तब्दील कर दिया जाएगा। इस्तफसार किया, जेल सुपरिटेंडेंट क्यों नहीं आए? सुपरिटेंडेंट जेल अटक पेश हों और बताएं क्यों परवेज इलाही को पेश नहीं किया गया। अगर अदालती हुक्म पर एतराज़ है तो उसे चैलेंज किया जाए। परवेज इलाही की एमपी को फ्रस्ट्रेट करने के लिए साबिक वजीर आला को गिरफ्तार किया। महंगाई के सताए अवाम की जेबों पर चीनी माफिया के डाके जारी। मुल्क के कई शहरों में डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी नायाब। कोयटा और चमन में चीनी 230 रुपये में दस्तयाब। लाहौर और सक्खर में 210, फैसलाबाद में 200 रुपये में चीनी मिलने लगी। मुल्तान, पेशावर और हैदराबाद में 190, कराची में 185, इस्लामाबाद में चीनी की 180 रुपये में फ़रोख्त जारी। मुल्क के दीगर शहरों में भी चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। कौम अपने शोहदा के खून की लाज रखेंगे। की पाक भारत जंग में पाकिस्तानी फौज मुतादिद फतूहात अपने नाम करती रही। अय्यार दुश्मन को बदतरीन शिकस्त दी। 5 सितंबर को रात भर घुमसान की जंग के बाद पाक फौज भारत के दूसरे मजबूत तरीन मुहाज जोड़ियां पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। लाजवाल फतह से भारतीय फौज को जोड़ियां से 18 मील और अखनूर से 3 मील पीछे धकेल दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को ऐसा घाव दिया कि सफाक दुश्मन आज तक अपने जख्म चाटने पर मजबूर है। गवादर हेलीकॉप्टर हादसा, 2 शोहदा की नमाज जनाजा अदा। लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद शहीद की नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में 1 बजे अदा की जाएगी। हेलीकॉप्टर के पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर सैयद जवाद अली शाह शहीद का ताल्लुक कराची से था। कराची में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। टेक्नीशियन एबल सीमैन हसनैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन फौजी एजाज के साथ चिन्यौट में हुई। एशिया कप में पहले मरहले का आखिरी मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका में आज जोर का जोर पड़ेगा। दोनों टीम्स कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पंजा आजमाई करेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 पर शुरू होगा। इवेंट के 5वें मैच में भारत ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। भारत की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए नेपाल ने 230 रन बनाकर आउट हो गए। बारिश के बायस डकवर्थ लुइस मेथड के तहत भारत को 23 ओवर्स में 145 रन का हदफ दिया गया, जो भारत ने बगैर किसी नुकसान के 21वें ओवर में ही हासिल कर लिया। एशिया कप सुपर 4 मरहले के कोलंबो में शेड्यूल तमाम मैचेस हम्बनटोटा में होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल और PCB ने कोलंबो से मैचेस मुंतकिल कर दिए। सुपर 4 मरहले में 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एशिया कप का फाइनल भी हम्बनटोटा में खेला जाएगा। कोलंबो में लगातार बारिशों के बायस एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सुपर 4 मरहले के मैचेस हम्बनटोटा मुंतकिल करने का फैसला किया। ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी ने लाहौर टूर का आगाज कर दिया। PCB के मुताबिक ट्रॉफी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंची है। ट्रॉफी ने जून में इंडिया से सफ़र का आगाज किया था। वर्ल्ड कप ट्रॉफी को तारीखी मुकामात पर ले जाया जाएगा। क्रिकेट फैंस को वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखने का मौका फराहम किया जाएगा। मीडिया के लिए ट्रॉफी कल नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखी जाएगी। Excellent delivery from Diana Bay, keeping the ball full. Pakistan has whitewashed South Africa a couple of seasons ago.
ख़वातीन T20 सीरीज में पाकिस्तान का क्लीन स्वीप। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को हराकर तीसरा मैच भी जीत लिया। पाकिस्तानी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए। 151 रन के हदफ में जनूबी अफ्रीका की टीम 5 विकेटों पर 144 रन बना सकी। ख़वातीन T20 सीरीज में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली बार क्लीन स्वीप किया है। स्मार्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। हमने एक वेबसाइट से एक जो है ऐप डाउनलोड किया मोबाइल में, उसके अंदर हमने इसके सारे फंक्शन डाले कि जो जब हम ब्लूटूथ जो है ऑन करेंगे तो हमारे जो मोबाइल का ऐप है वो सारे फंक्शन इसके कंट्रोल करेगा। लाइक हमें अगर प्रेशर हमें देना है, कितना देना है, उसका सारा जो है फंक्शन हमारा जो है मोबाइल ऐप से होता है। लाइक हमें ओल्ड है या इन्फेंट बेबीज़ हैं या एडल्ट है, इन सबको कितना प्रेशर जाना चाहिए वो सब हमने उसमें कॉन्स्टेंट किया हुआ है। कराची की तालिबात का बड़ा कारनामा, स्मार्ट वेंटिलेटर बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। सैयदा दुआ हाशमी और रिदा कुलसूम बनी दुनिया बोल है में मेहमान। कहा वेंटिलेटर में अभी मजीद जिद्दत लानी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और जेहलम में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। 177 फीडर्स ट्रिप कर गए। जुड़वा शहरों में मुतादिद मकामात पर दरख्त और साइन बोर्ड्स गिरने से तारें टूट गईं। बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर्स भी गिरे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद, बाग, वादी नीलम और जेहलम वैली में भी बादल बरसे। बाजोड़, मर्दान, स्वाबी और हरीपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। फ्रांस में नए तालीमी साल का आगाज। स्कूल्स में अबाया पहनने पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश। फ्रांस के मुतादिद स्कूल्स में अबाया पहनकर जाने वाली मुस्लिम तालिबात को घर वापस भेज दिया गया। This headline news is brought to you by नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय। मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी रिलीफ की उम्मीद, परवेज की तलाश और बड़ा सवाल। ब्रिटेन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला जल्द सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कहा गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने नैब तरमीम केस में रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि अटर्नी जनरल कहाँ हैं। उस पर एडिशनल अटर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि अटर्नी जनरल बैरून मुल्क हैं, उनका जवाब जमा करा दूंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स दिए कि नैब कानून को वाज़ेह होना चाहिए था। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन से। जुल्करनैन, क्या तफसीलात हैं? देखिए, 53वीं समाअत के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बिलाकर नैब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि क्योंकि वक्त की किल्लत है इसलिए शॉर्ट और स्वीट फैसला सुनाएंगे और मुमकिन है कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा इस हवाले से आज ही आगाह कर दें। नैब की जानिब से अरकान असम्बली जिन्होंने नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया उनकी फहरिस्त अलग से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है और अब तक कितने रेफरेंस तरमीम के बाद से वापस हुए हैं ये तमाम तफसीलात नैब की जानिब से बताई गई हैं। नैब की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया गया है कि 212 रेफरेंसेस 2023 में नैब को वापस हुए हैं, जबकि 30 रेफरेंस ऐसे हैं जो नैब अदालतों ने दीगर जो
कस्टम कोर्ट हैं और जो दीगर अदालतें हैं उनको मुंतकिल कर दी हैं। इसी तरह बताया गया कि 2022 में 336 रेफरेंस ऐसे हैं जो नैब को वापस किए गए तरमीम के बाद, और 24 रेफरेंस दीगर अदालतों में मुंतकिल किए गए। इस मौके पर जजेस की जानिब से सवाल उठाया गया कि नैब अदालतों को मुकदमा दूसरे अदालतों में मुंतकिल करने का इख्तियार तो मिला ही रवां साल मई में है, तो गुज़श्ता साल बगैर इख्तियार के मुकदमात कैसे मुंतकिल किए गए और मुकदमात अभी कहाँ पर हैं। नैब की जानिब से अदालत को बताया गया कि जितने लोगों के नैब रेफरेंस वापस हुए थे वो तमाम इस वक्त नैब की स्टोरेज में है, यानी कि सर्द खाने में है। उनको अभी तक का हाल आगे नैब ने कहीं नहीं भिजवाया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को यह भी बताया कि नैब के चेयरमैन को मई में जो तरमीम हुई है उसके तहत ये इख्तियार दिया गया है कि अगर किसी का जो रेफरेंसेस वापस हुए हैं, अगर किसी का केस बनता हुआ तो उसको मुतलका फोरम पर भिजवाएंगे। अगर बाज़ाहिर किसी में शवाहिद ना हुए तो उन मुकदमात को वहीं पर बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नैब के जो प्रोसिक्यूटर उनकी जानिब से बताया गया है। इसके साथ ही साथ अदालत ने अब नैब को कहा है कि अरकान असम्बली के हवाले से जो एक समरी है, पूरी जो उनकी भारी भरकम रिपोर्ट थी उसकी एक समरी बनाकर पेश की जाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो तहरीरी मौक़िफ़ जो अटॉर्नी जनरल का है वो जमा करवा देंगे, और उस पर अदालत ने उन्हें हिदायत की कि 2 सवाल जो उठाए गए थे दोनों दरख्वास्त गुजारों से पूछे गए थे, एक हाजिर सर्विस जजों के हवाले से, दूसरा हाजिर सर्विस जो फौजी अफसरान हैं उनके नैब के ऊपर नैब कानून से उनको जो इस्तिस्ना दिया गया, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल की राय से भी कहा गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि आगाह किया जाए। और आज ही अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो तहरीरी मौक़िफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा। इन तमाम तर सवालात और ऑब्जर्वेशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फरीक़ैन के वकला का शुक्रिया अदा किया ताउन पर, और फैसला महफूज करते हुए कहा कि जल्द ही इस फैसले को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस का कहना है कि यह फैसला जल्द सुनाया जाएगा। जुल्करनैन इकबाल, आपने सवाल से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के सदर परवेज इलाही की 3 MPO के तहत नजरबंदी मुअत्तल कर दी, फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही आइंदा समात तक कोई बयान नहीं देंगे। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने बाजियाबी केस में CPO और DPO अटक को पेश न होने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। परवेज इलाही की MPO के तहत नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। PTI सदर के वकील ने कहा, परवेज इलाही 3 माह से जेल में हैं, कैसे नुक्से अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके। नैब मुकदमे में भी लाहौर हाई कोर्ट गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे चुकी। अदालत ने DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी करते हुए परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही आइंदा समाअत तक कोई बयान नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बाजियाबी केस में CPO और DPO अटक को पेश न होने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने इस्तफसार किया, जेल सुपरिटेंडेंट क्यों नहीं आए, सुपरिटेंडेंट जेल बताएं क्यों परवेज इलाही को पेश नहीं किया गया, क्यों न तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। और अब आपको बताएंगे कि हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। गर्दिशी कर्जे, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। बिजली और टैक्स के शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू, कहा कि आम इंतखाबात जल्द करवाने के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। आइन के मुताबिक मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। Decisions or the specifics would be done once we have the relevant input of the experts, and accordingly it would be announced and it would be known. We are here that whatever constitutional mandate has been given to us, for instance, we have got a budget which has parliamentary approval. So we are not above the parliament to alter that. Constitution needs to be looked holistically. You cannot do cherry picking in Constitution. And when I say holistically, all the questions raised in your question or the aspects of your question, the shades, they all are answered within Constitution. Do you, after having census, is it a requirement to do delimitation? Yes, it is. I am pretty much confident that it would be within the reasonable framework of time. आगे बढ़ते हैं। महंगाई के सताए अवाम की जेबों पर चीनी माफिया के डाके भी जारी हैं। मुल्क के कई शहरों में डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमतों में इजाफा रुक न सका। कोयटा में चीनी की कीमत 230 रुपये तक जा पहुंची। चमन में भी चीनी नायाब हो गई। कराची, लाहौर, सरगोदा और कई दीगर शहरों में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है।
सक्खर में चीनी 210 रुपए किलो बिकने लगी। पेशावर में भी आवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए। मुल्क में चीनी की शदीद किल्लत, चीनी माफिया की मौतें हो गईं। अवाम चीनी की भारी इजाफी कीमत देने पर मजबूर। बलूचिस्तान में चंद रोज के दौरान चीनी की कीमत 50 रुपए मजीद बढ़ गई। कोयटा में चीनी 230 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। कराची में चीनी के नर्ख 185 रुपए को छू गए। इस्लामाबाद में चीनी 180 रुपए फी किलो मिल रही है। लाहौर में चीनी का नर्ख 210 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया। पेशावर में चीनी 190 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। हैदराबाद में चीनी 190 रुपए किलो हो गई। सक्खर में चीनी 210 रुपए किलो तक जा पहुंची। फैसलाबाद में भी चीनी 200 रुपए फी किलो मिलने लगी। मुल्तान में भी चीनी का नर्ख 190 को छू गया। चीनी इतना महंगा हो गया, सब महंगा हुआ है, चीनी नहीं है। बस आवाम पर बोझ पड़ रहा है, आवाम पर बोझ बिजली का, चीनी का, आटे का। क्या कहेंगे इस बारे में? दिन पर दिन महंगाई होती जा रही है और चीनी को तो छोड़े सब कुछ महंगा होता जा रहा है। मुल्क के कई बड़े शहरों की दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। अवाम मुंह मांगी कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। उधर बलोचिस्तान में चीनी की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका। शहर में चीनी फी किलो 220 से 230 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रही है। मजीद जानेंगे क्वेटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी, क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में चीनी की जो किल्लत है उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास मुनक्किद हुआ था उसके बाद भी अब तक जो ओवरऑल सिचुएशन है वो उसी तरह जूं की तूं है। अब तक इस हवाले से कोई इंतज़ाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। कस्टम्स हुकाम की जानिब से चीनी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही है, मगर उसका फ़ायदा बिल वास्ता या बिला वास्ता अब तक आम जो शहरी हैं उन तक नहीं पहुँचे। शहरी भी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, चीनी की क्या सूरत हाल है? शहर में मिल रहा है, किस रेट पर मिल रहा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ शहर में काफ़ी चीनी की किल्लत है। आम लोगों तक चीनी का रसाई नहीं हो पा रहा। क्वेटा समेत इंटीरियर बलूचिस्तान में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी चीनी की किल्लत है। जहाँ भी चीनी की ज़रूरत होती है उसकी भी एक कानूनी क्राइटेरिया है जो आम बंदे पूरे भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बड़ी तादाद में जो चीनी का स्मगलिंग था जारी था, बल्कि अभी तक कुछ तरीक़ेकार में चल भी रहा है। तो इस वजह से आम हवाम तक इसका रसाई नहीं, और जहाँ रसाई भी है काफ़ी महंगा मिलता है। कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर कोई ऐसा एक्शन ले, कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे जो आम आवाम है, बिलखसूस जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले आगाह करें। नाज़रीन, अब सियालकोट का रुख करेंगे जहाँ पर मुनाफाखोरों की चांदी है। चीनी माफिया ने माल बटोरने के लिए मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। अगर कहीं मिल रही है तो वो 200 रुपए से कम नहीं है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सियालकोट से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता गौरी से। जी नदीम, आगाह कीजिए। की इशिया भी इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मेरे साथ एक ग्राहक मौजूद हैं चीनी खरीदते हुए, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं 2 माह पहले आया था इधर स्टोर पे, 5 किलो चीनी नहीं, ठीक है, 110 रुपये किलो थी। 2 हफ्ते बाद आया तो 160 रुपये थे। आज आए तो 200 रुपये ऊपर जा रही है। हमारा बंदा क्या करे, रोटी पूरी करेगा, बच्चे पालेगा, क्या करेगा? अरे यहाँ पर आपने एक आम आदमी की बात भी सुनी। इनका यही कहना था कि मुसलसल कुछ अरसा से मुसलसल इनके रेट इस कदर बढ़ाए जा रहे हैं ना। और फैसलाबाद में चीनी की क्या सूरत हाल है, आवाम को मिल भी रही है या नहीं, ये जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस सत्तार से। उवैस, बताइए। बिल्कुल, फैसलाबाद में जो चीनी का बहरान है ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। पहले तो चीनी की कीमत में 30 रुपये यकदम इजाफा किया गया, 170 से 200 रुपये किलो चीनी की कीमत हो गई। और मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, जो छोटे ताजिर हैं, उन्होंने चीनी रखना ही छोड़ दी है। आम दुकानों पर चीनी नहीं मिल रही, सिर्फ बड़े ग्रोसरी स्टोर्स या मार्केट्स में चीनी दस्तियाब है। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी दस्तियाब नहीं। तो शहरी चीनी के हसूल के लिए मारे फिरना शुरू हो चुकी हैं। अब चीनी लेने के लिए आई हैं, चीनी मिल रही है या नहीं मिल रही? 200-100 रुपया किराया लगा के आते, इतनी दूर दूर से आके लोगों को धक्के देते हैं, औरतों की इतनी तजलील करते हैं कि औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। इनके पास कोई इज्जत नहीं है, औरत की धक्के देते हैं, कोई बात नहीं सुनते। अपने हैं जो ताल्लुकात वाले हैं उनको अंदर भेज देते हैं। ये हमारे जी आए हैं, ये काफ़ी देर से आए हुए थे, ऐसे करते हैं, कोई इधर नहीं। अच्छा, ओपन मार्केट से मतलब आम दुकानों से चीनी मिल रही है और किस तरह किलो मिल रही है? उधर 200 रुपये किलो में मिल रही है, तो हम गरीब बंदे कहाँ से अफोर्ड करें? मसला ये कि यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी दस्तियाब नहीं है। शहरी कई घंटे लाइनों में लग के, कितारों में लग के चीनी का इंतजार करते हैं, लेकिन चीनी दस्तियाब
खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे देखिए। गिलगित में अमन रैली और स्कूल में क्या हुआ? बोल न्यूज हेडक्वार्टर। होने वाले दामाद जी गले तो मिलो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। 2 घंटे हो गए और इतनी भूख भी लगी है। जब तक मैच नहीं जीत जाते हिलना भी मत। Salty, crispy and light. Don't worry, जीत जाएंगे। This half-hourly clock is brought to you by सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। मुख्तसर और स्वीट फैसला देंगे, आज ही सुना देंगे। निगरां वज़ीर आला KP आज़म खान का निगरां वज़ीर आज़म को खत। सूबे के आईनी हुकूक बशमूल माली मामलात को उठाया। खुसूसी तवज्जो देने की दरख्वास्त। कहा माली हुकूक मिल जाएं तो सूबे को बहरानों से निकाला जा सकता है। सबरोसो दे आपको पैक प्रोटेक्टेड क्वालिटी और हाइजीनिक चिकन प्रोडक्ट्स जिनकी ग़िज़ाइयत और फ्रेशनेस को किया जाता है लॉक इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी के साथ और केयरफुली पैक करके पहुंचाया जाता है आप तक ताकि आपको मिले द बेस्ट एंड मोस्ट न्यूट्रिशियस चिकन हर बार। सबरोसो, व्हेन इट्स लव्ड इट्स पैक्ड। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक मिनट, कोई इंटरेस्ट इनका कराची शहर के साथ नहीं है। हम कराची के साथ खड़े हुए और इंशाल्लाह कराची के साथ रहेंगे, कराची के मसाइल को हल करा के देंगे। जो जाली कनेक्शन लगाते थे उनका भी इंशाल्लाह कला कमा यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले करके देंगे। बेफिक्र रहें आप, इंशाल्लाह कार्रवाई करके देंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया। पानी नहीं आ रहा है, जब से पीपल पार्टी को वोट दिया पानी नहीं आ रहा है। गैर कानूनी कनेक्शन लगे हैं। देखिए जो गैर कानूनी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब मैं जवाब दे दूं? साइड में हो जाए, साइड में मैं जवाब दे दूं? अभी सवाल का जवाब सुन लें। क्या बोले? मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं तनकीद करूं। सईद भाई, तनकीद नहीं करना, काम करना है। काम, मेरी बात सुन लें, काम करके देंगे आपके मसाइल का हल हम ही निकाल के देंगे। जो पानी बेचते थे उन पर खुदा की लानत, उनके ऊपर खुदा की लानत, उनके ऊपर कार्रवाई करके दूंगा। कार्रवाई कर रहा हूँ और जब कार्रवाई करता हूँ ना, अभी सुनो एक मिनट रुको, और जब कार्रवाई करता हूँ ना, जब कार्रवाई करता हूँ तो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लोग करते हैं ना, वो हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूँ, इंशाल्लाह इन तमाम पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके देंगे। अब बस मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जमी हुई है ये चिकनाई, ग्रीसी है देखो कढ़ाई, हांडी और पतीली मांगे खूब घिसाई
घिसाई खूब घिसाई। अब सफाई होगी आसानी से, बिना रगड़े बिना झंझट। मैक्स लिक्विड, 3 गुना ज्यादा सफाई। बुक शेल्फ के ऊपर। मेरी टाई देखिए, सेकंड ड्रॉअर में। जो किचन में खड़े खड़े पूरे घर का चक्कर लगा ले, उस माँ के लिए स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। न्यू डाल्डा स्टैंड अप पाउच, अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मदर्स। कैटालिस्ट फसलां दी शान, खुशियां दा बणिया सामान। कैटालिस्ट फसलां दी शान, खुशियां दा बणिया सामान। धान की इजाफी पैदावार के लिए FMC की कैटालिस्ट, खुशी काश्तकार की। आज होगा टक्कर का मुकाबला। बिहारी, अचार और तेल का तड़का अब इन्हें सिर्फ एक चक्कर में करेगा साफ नया एरियल। एक को धोएंगे आम पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से। नया और बेहतर एरियल जिसमें है क्लीनिंग बूस्टर्स जो करें जिद्दी दागों का सफाया। तो किसने दी एक चक्कर में दागों को टक्कर? KSK इंटरचेंज की प्राइम तरीन लोकेशन पर वाक़े अल-कबीर ऑर्चर्ड, जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता, तरक्याती काम तेजी से जारी। 3 मरला से 2 कनाल तक के महदूद प्लॉट्स, बुकिंग सिर्फ 2.5 लाख रुपए से। टोल फ्री नंबर 0800 11 पता है मेरी बेटी हर लड़का रिजेक्ट कर देती है। इसको नहीं करेगी। स्किन इतनी परफेक्ट कि नजर न हटे। फेयरमैन, इसका 10x हाई पावर्ड फॉर्मूला रखे धूप से महफूज और बनाए मर्दों की जिल्द को फेयर, फ्रेश एंड स्पॉटलेस। रोज लगाओ, स्किन परफेक्ट बनाओ। फेयरमैन से लोग तो नोटिस करेंगे। फिर से हेयर फॉल। ब्यूटीफुल। इतने शैम्पू ट्राई किए, फिर भी नहीं मिले अपनी मर्जी के रिजल्ट्स। ट्राई पेंटी, जिसमें है प्रोवी फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने से रोके। अप टू 97% मोर। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉल्व करो विद पेंटी। सेफगार्ड करें हम, जर्म से दूर रहे हम। शप 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 भागे जर्म्स। याद रखना, सिर्फ सेफगार्ड से शप शप शप। सेफगार्ड से जो नहाए, घंटों जर्म से बचता जाए। शप 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 चलता जाए। सेफगार्ड से नहाना, जर्म्स दूर भगाना। जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त मजा, क्योंकि सैन अब आज होने वाला है इस ग्राउंड पे कुछ ग्रैंड फन, ग्रैंड रन्स, ग्रैंड हिट्स, ग्रैंड विकेट्स एंड ग्रैंड ओवर्स। ग्रैंड ऑफर जब यूफोन 4G देगा सुपर कार्ड ब्रांड में 20 GB डेटा, 450 ऑफ नेट मिनट्स, अनलिमिटेड ऑन नेट मिनट्स सिर्फ ₹899 में। पूरे महीने के लिए तो लाइफ में हो जाएगा सब कुछ ग्रैंड। अभी *899# मिलाओ और लाइफ को ग्रैंड बनाओ, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। 2 घंटे हो गए और इतनी भूख भी लगी है। जब तक मैच नहीं जीत जाता हिलना भी मत। Salty, crispy and light. Don't worry, जीत जाएंगे। Breathe out now. Open your eyes. इस शर्मिंदा कर देने वाली खारिश की वजह हो सकती है डैंड्रफ। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स नीम, जो डैंड्रफ से लड़े और सर की खारिश कम करे, कंधे से बोझ हटा दे। पर वक्त पहुंचा रहा है रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, सिर्फ बोल न्यूज़ पर। हेलो सर। अरे होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। आ जाओ। नो नो नो।
से डैंड्रफ। डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। लिंक के लिए इतना तमाशा लगाने से बेहतर है कि तमाशा ऐप डाउनलोड करो और एशिया कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। तो अभी जैज की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 50 GB डेटा सिर्फ 499 रुपए के लोड में और देखो हर मैच तमाशा ऐप पर। 2 घंटे हो गए और इतनी भूख भी लगी है। जब तक मैच नहीं जीत जाते हिलना भी मत। Salty, crispy and light. Don't worry, जीत जाएंगे। BOL News Headquarters। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको कराची से खबर देंगे। कराची गुलशन हदीद वाक़े में स्कूल प्रिंसिपल की गिरफ्तारी, तफ्तीशी टीम का स्कूल स्टाफ का बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। खुर्रम गुलजार मजीद इस बारे में आगाह करेंगे। खुर्रम गुलजार, कब बयान रिकॉर्ड करवाए जाएंगे? जी बिल्कुल, गुलशन हदीद में खवातीन के साथ जो मुबैना ज़्यादती का मामला सामने आया है, स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी टीम ने स्कूल स्टाफ का बयान रिकॉर्ड करने का फैसला किया गया है। साथ ही जो मुतासरा खवातीन थी इनके बयान की रोशनी में बताया जा रहा है कि केस को आगे भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही अब तक कोई भी मुतासरा खातून जो है वो इस केस में अब तक सामने नहीं आई हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि इस केस में जो दीगर मुल्जिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। रात के 2 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि मुल्जिम में अली, काशिफ और एक शकील हैं, इनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। ये वो मुल्जिमान हैं जिनके पास कैमरे की रसाई इनके पास हासिल थी इनको। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि खवातीन को जो ब्लैकमेल करने में ये लोग मुलविस हो सकते हैं, इस बारे में पुलिस का ये बताना है। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि मुतासरा खवातीन जो है उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हुआ है। साथ ही ठीक है खुर्रम गुलजार, अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया। और अब खबर देंगे आपको जराइम की दुनिया से। सवात में जहां पर घरेलू नाचाकी शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी को मारा, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। मासूम बच्चा मां की लाश पर बैठा रहा और रोता रहा। कत्ल का वाकया मंगोरा के इलाके बंटर में पेश आया है। आपको बता रहे हैं, सवात में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी को मौत के घाट उतारा है। गिलगित बल्तिस्तान में हजारों तलबा ने अमन रैली निकाली। 4 अजला के तलबा ने अमन और इत्तेहाद के लिए मुजाहरा किया। तलबा ने फिरका वाराना हम आहंगी के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त को नुकसान ना पहुँचने देने का अज़्म। उनका कहना था कि अमन में खलल डालने की किसी भी कोशिश के खिलाफ मुत्तहिद रहेंगे। रैली में गिलगित, गिज़र, हुंजा और नगर से आने वाले तलबा शरीक हुए। रैली का इनेकाद किया। कराची की लड़की का कारनामा। BOL News Headquarters। चिकन रेडी है। मैं गुलाब जामुन नजर नहीं आ रहे। मैं अभी लाती हूँ। जो अपनों को खिलाने के लिए हमेशा खड़ी रहे, उस माँ के लिए स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। न्यू डालडा स्टैंड अप पाउच, अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मदर्स। आज होगा टक्कर का मुकाबला। बिहारी, कढ़ाई और तेल का तड़का अब इन्हें सिर्फ एक चक्कर में करेगा साफ। नया एरियल, नया और बेहतर एरियल जिसमें है क्लीनिंग बूस्टर्स जो करें जिद्दी दागों का सफाया। तो किसने दी एक चक्कर में दागों को टक्कर? जमी हुई है ये चिकनाई, ग्रीसी है देखो कढ़ाई, हांडी और पतीली मांगे खूब घिसाई। अब सफाई होगी आसानी से, बिना रगड़े, बिना झंझट। मैक्स लिक्विड, 3 गुना ज्यादा सफाई। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिपचिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर।
जीत जाएंगे। New Dalda Stand-Up Pouch. Easy to pour, easy to cook. A standing ovation to mothers. Oh no! कजन का फर्स्ट फंक्शन ऑन माय फर्स्ट डे अगर स्टेन लग गया तो उन दिनों में एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ट्राई द न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग जो दे आर्म पैड के मुकाबले 1, 2, 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन। एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज के 3 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग। 2 घंटे हो गए और इतनी भूख भी लगी है। जब तक मैच नहीं जीत जाते हिलना भी मत। Salty, crispy and light. Don't worry, जीत जाएंगे। जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त मजा, क्योंकि सैनाबाज होने वाला है इस ग्राउंड पे। कुछ ग्रैंड फन, ग्रैंड रन्स, ग्रैंड हिट्स, ग्रैंड विकेट्स एंड ग्रैंड ओवर्स। ग्रैंड ऑफर जब यूफोन 4G देगा सुपर कार्ड ब्रांड में 20 GB डेटा, 450 ऑफ नेट मिनट्स, अनलिमिटेड ऑन नेट मिनट्स सिर्फ ₹899 में। पूरे महीने के लिए तो लाइफ में हो जाएगा सब कुछ ग्रैंड। अभी *899# मिलाओ और लाइफ को ग्रैंड बनाओ। क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। फिर से हेयर फॉल। Beautiful. इतने शैम्पू ट्राई किए फिर भी नहीं मिले अपनी मर्जी के रिजल्ट्स। ट्राई पेंटे जिसमें है प्रोविंग फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने से रोके अप टू 97% मोर। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉल्व करो विद पेंटे। पर वक्त पहुंचा रहा है रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। लिंक के लिए इतना तमाशा लगाने से बेहतर है कि तमाशा ऐप डाउनलोड करो और एशिया कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। तो अभी जैस की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 50 GB डेटा सिर्फ 499 रुपए के लोड में और देखो हर मैच तमाशा ऐप पर। हेलो सर। अरे होने वाले दामाद जी गले तो मिलो। नो फिर से डैंड्रफ। डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। 2 घंटे हो गए और इतनी भूख भी लगी है। जब तक मैच नहीं जीत जाते हिलना भी मत। Salty, crispy and light. Don't worry, जीत जाएंगे। अल-कबीर ऑर्चर्ड बुकिंग सिर्फ 2.5 लाख रुपए से, माहाना किस्त सिर्फ 8,500 रुपए। रोज की कहानी है, बच्चों को दूध अच्छा ही नहीं लगता। स्विस प्रीमियम क्रीम चीज मक्खन की तरह लगाएं, ग्लास दूध की ताकत हर टोस्ट हर पराठे में पाएं। मजे का दूध से बना स्विस प्रीमियम क्रीम चीज स्प्रेड। अब दूध अच्छा लगेगा। अरे ओह नो! कजन का फर्स्ट फंक्शन ऑन माय फर्स्ट डे अगर स्टेन लग गया तो उन दिनों में एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ट्राई द न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग जो दे आर्म पैड के मुकाबले 1, 2, 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन। एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज के 3 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा बोल न्यूज हेडक्वार्टर। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात करेंगे एशिया कप की। एशिया पर क्रिकेट की हुक्मरानी की जंग जारी है। पहले मरहले का आखिरी मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। शिकस्त की सूरत में अफगानिस्तान सुपर 4 मरहले से आउट हो जाएगा। आपको बताएं कि आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा। पहले मरहले का यह आखिरी मैच है। अफगानिस्तान और श्रीलंका आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा।
कराची की तालिबात का बड़ा कारनामा, स्मार्ट वेंटिलेटर बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। सैयदा दुआ हाशमी और रिदा कुलसूम बनी दुनिया बोल है की मेहमान। कहा वेंटिलेटर में अभी मजीद जिद्दत लानी है। मैकेनिकल वेंटिलेटर है, वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। हमने एक वेबसाइट से हमने एक जो है ऐप डाउनलोड किया मोबाइल में, उसके अंदर हमने इसके सारे फंक्शन डाले कि जब हम ब्लूटूथ जो है ऑन करेंगे तो हमारे जो मोबाइल का ऐप है वो सारे फंक्शन इसके कंट्रोल करेगा। लाइक हमें अगर प्रेशर हमें देना है, कितना देना है, उसका सारा जो है फंक्शन हमारा जो है मोबाइल ऐप से होता है। लाइक हमें ओल्ड है या इन्फेंट बेबीज़ हैं या एडल्ट है, इन सबको कितना प्रेशर जाना चाहिए वो सब हमने उसमें कॉन्स्टेंट किया हुआ है। और अब आपको बताएंगे कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत तलाक नहीं देना चाहते थे। ये इकदाम मरहूम ने अपनी दूसरी अहलिया और उनके अहले खाना के दबाव पर आकर किया। डॉक्टर बुशरा इकबाल का इंकशाफ, गुफ्तगू में कहा कि बच्चों को अपने वालिद से मिलने से कभी नहीं रोका और दर हकीकत वो अपने बच्चों से आखिरी दम तक राब्ते में रहे। वाला बाप था, वो बड़ा चाहने वाला शौहर था। कहीं कहीं गैप्स और डिस्टेंसेस आए थे तो उसकी वजह वो खातून थी सेकंड वाली। पाकिस्तान में आमिर लियाकत मिलना मुश्किल है तो बड़ा लॉस है। टोटली अरेंज मैरिज थी, उनकी जॉब भी नहीं थी, बल्कि आप मशहूर होने की बात करें, जॉब भी नहीं थी। हज कर लिया था तो मैं नहीं चाहती थी फिर उसके बाद आना स्क्रीन पे। मैं आमिर के लिए प्रोडक्शन करना चाह रही थी। बस बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि मैं वो जो सेगमेंट करती हूँ वो मैं ये आमिर लियाकत की वाइफ है, तो वो मेरे रिश्ते भी आ गए थे उस वक्त। ना तो मैंने उन्हें छोड़ा ना वो छोड़ना चाहते थे। जो दूसरी फैमिली थी, प्रेशर्स थे, वो मेरे बॉस थे, वो मेरे मेंटोर थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जिन खातून का आपने नाम लिया, मैं नाम भी लेना गवारा नहीं करती अपनी ज़बान पे उनका, क्योंकि थ्रेट्स आती थी उनको। तो मुझे मेरा पोस्टमार्टम मत होने दीजिएगा। बहुत सारी ऑडियोज हैं जो लोगों ने नहीं सुनी है, वो मेरे पास हैं, जिसकी बेस पे मैं ये केस भी लड़ रही हूँ। वो रोते रोते कहती मैं अपनी बेटी के सामने कैसे आऊँगा। इज्जत सिर्फ औरत की नहीं होती, इज्जत मर्द की भी होती है। आगे बढ़ते हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज में 2 दिन बाकी। फिल्म ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धाक बिठा दी। सिर्फ 3 दिन में 10 लाख से ज्यादा टिकट फरोख्त हुए। 125 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। कोई नाम है? और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। रब ने करम बखाया, सोना किसान बनाया, तेरियां उच्चियां निशाना सब दे बेली किसाना, जाने सारा जमाना धरती चीर बहावे, रब दे मेवे उगावे, कैटालिस्ट फसलां दी शान, खुशियां दा बणिया सामान, कैटालिस्ट फसलां दी शान, खुशियां दा बणिया सामान, कैटालिस्ट खाद AI फसलां दी शान बनाई, पैदावार वधाई, चोखा मुल्ल कमाया, मेला खुशियां दाया, कैटालिस्ट फसलां दी शान, खुशियां दा बणिया सामान, धान स्किन इतनी परफेक्ट कि नजर न हटे। फेयरमैन इसका 10x हाई पावर्ड फॉर्मूला रखे धूप से महफूज और बनाए मर्दों की जिल्द को फेयर, फ्रेश एंड स्पॉटलेस। रोज लगाओ, स्किन परफेक्ट बनाओ। फेयरमैन, लोग तो नोटिस करेंगे। दो भाई जी जाएंगे। सेफगार्ड करें हम, जंग से दूर रहे हम, शप 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 भागे जर्म्स। याद रखना, सिर्फ सेफगार्ड से शप शप शप। सेफगार्ड से जो नहाए, घंटों जर्म से बचता जाए, शप 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 चलता जाए। सेफगार्ड से नहाना, जर्म्स दूर भगाना। अल कबीर ऑर्चर्ड, बुकिंग सिर्फ 2.5 लाख रुपए से। था ना
ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। लिंक के लिए इतना तमाशा लगाने से बेहतर है कि तमाशा ऐप डाउनलोड करो और एशिया कप लाइव स्ट्रीम करो बिल्कुल फ्री। तो अभी जैज़ की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 50 GB डेटा सिर्फ 499 रुपए के लोड में और देखो हर मैच तमाशा ऐप पर। होने वाले दामाद जी गले तो मिलो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। पेश है नए जमाने का नया तल्लू एक्टिव बच्चों के लिए एक्टिव एनर्जी से भरे खाने, इसीलिए सब बच्चे यही है चाहते। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर दें आपको। निगरान वज़ीर आज़म अनवार-उल-हक काकर ने मईशत, सनत और पैदावार और तवानाई पर अहम इजलास तलब कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक मईशत से मुतालिक इजलास में निगरान वज़ीर ख़जाना और माशी टीम शिरकत करेगी। तवानाई से मुतालिक इजलास में निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और उनकी टीम ब्रीफिंग देगी। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़ाहद चौधरी से। फ़ाहद, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, मुल्की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र निगरान वज़ीर आज़म अनवार-उल-हक काकर ने मुख्तलिफ शोबाजात से मुतालिक अलहदा इजलास तलब कर लिए हैं और मईशत से मुतालिक इजलास में निगरान वज़ीर ख़जाना मुआशी टीम शिरकत करेगी और मुल्की मुआशी सूरत हाल और जो इकनॉमिक आउटलुक है उस पर ब्रीफिंग देगी। तवानाई से मुतालिक एक इजलास होगा जिसमें निगरान वज़ीर तवानाई और उनकी टीम ब्रीफिंग देगी। कॉमर्स और सनत और पैदावार से मुतालिक एक अलहदा इजलास होगा जिसमें निगरान वज़ीर गोहर एजाज और उनकी टीम ब्रीफिंग देगी। इन इजलासों में वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर और वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी भी शिरकत करेंगे। जी फहद, आपसे इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सिंध में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। इलेक्शन कमीशन ने निगरान सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खादिम हुसैन रिंद को एडिशनल IG कराची रेंज तैनात कर दिया गया। 8 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के तबादलों की भी मंजूरी दे दी गई है। सिंध के 31 SPs और SSPs के तबादलों की भी मंजूरी दी गई है। सिंध में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। इलेक्शन कमीशन ने निगरान सिंध हुकूमत मंजूर कर ली। खादिम हुसैन रिंद को एडिशनल IG कराची रेंज तैनात कर दिया गया है। 8 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के तबादलों की भी मंजूरी दी गई है। सिंध के 31 SPs और SSPs के तबादलों की भी मंजूरी दे दी गई है। सिंध में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। इलेक्शन कमीशन ने निगरान सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। खादिम हुसैन रिंद को एडिशनल IG कराची रेंज तैनात कर दिया गया है, जबकि 8 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के तबादलों की भी मंजूरी दी गई है। सिंध के 31 SPs और SSPs के तबादलों की भी मंजूरी दी गई। तफसीलात जानेंगे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जो है इलेक्शन कमीशन को कल जो है वो खत लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि जो सिंध में जो है तकर्रियां और तबादले किए जाए, तो इसकी जो है बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है मंजूरी दे दी गई है, जिसमें जो है खादिम हुसैन रिंद जो है एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच सिंध है उनको जो है सिंध कराची में जो है तबादला कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने 8 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के तबादलों की भी मंजूरी दी है। सिंध के 31 SSPs के तफ्तीश के तबादलों की भी मंजूरी दी गई है। सैयद असद रजा DIG साउथ जोन कराची और आसिम खान को जो है DIG वेस्ट जोन कराची तैनात करने की मंजूरी दी गई है। गुलाम असफर को सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में चोरियां सरगर्म। शादरा में खवातीन चोर जहेज का सामान चोरी करके फरार हो गईं। 3 तोले जेवर, 40 जोड़े और 80,000 नकदी चोरी। तफसीलात जान लेते हैं खुर्रम मलिक से। खुर्रम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में चोर बेलगाम है। आपको बताएं कि शादरा में खवातीन चोर जहेज का सामान फरार हो गई है। वाकई की CCTV फुटेज जो है मंजर यहाँ पर आ गई है। बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। दो चोर खवातीन ने घर को ताला लगे देखा, जबकि बंद घर से चोरी के बाद सामान सर पर रखकर फरार हो गई हैं। फुटेज के मुताबिक मुतासरा शख्स सफीउल्लाह की मदीयत में
मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। घर को ताला लगाकर फैमिली के हमरा शादी पर जो है वो चला गया था मुद्दई का, ऐसा बताना है। अगली दोपहर को घर वापस आया तो सामान जो है वो चोरी था। घर से 3 तोले तलाई जेवरात, 40 जोड़े और 80,000 नकदी जो है वो चोरी हुए हैं। वाकई का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है और जो मुद्दई मुकदमा है उसका इस हवाले से मजीद ये भी कह रहा था कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपने आगाह किया। अहम खबर दें आपको, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत, वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने केस की समाअत की है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, क्या अहवाल रहा समाअत का? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की फांसी जमानत की दरखास्त और उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमा की तफसीलात की फराहमी की दरखास्त पर बाकी तमाम और दीगर तरीका को नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। जो बुशरा बीबी की जानब से ये मौका अख्तियार किया गया कि उनके खामन जो है जेल में कैद है। सियासी बुनियादों पर शोहर और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। दरख्वास्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुतल्लिका हुक्काम जो है मुकदमा को खुफिया रखते हैं ताकि अदालतों में दफा न किया जा सके। उन्होंने सदा की कि अदालत जो है तमाम खुफिया मालूमात और तमाम जो मुकदमा की तफसीलात फराहम करने के अहकाम सादर करो। अदालत जो है उनकी हिफाजती जमानत भी मंजूर करे, जिस पर अदालत ने तमाम फरीकान को नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते में जवाब तलब कर दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान इन तफसीलात के लिए। एक और आम खबर दें आपको, निगरान वजीर आला KP आजम खान का निगरान वजीर आजम को खत, सूबे के आईनी हुकूक बशमूल माली मामलात को लेते हैं। बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ जाहिद शाह बताइए। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला आजम खान ने खत लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि खैबर पख्तूनख्वा के जो शेयर हैं मुख्तलिफ मामलात के अंदर वो नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से सूबा जो है न सिर्फ शदीद माली बहरान का शिकार है बल्कि इसके साथ साथ सूबे में जो है लाइन ऑर्डर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर बताए गए हैं और दरख्वास्त की गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस खत में कि सूबे को जो है उनको जायज़ हुकूक दिए जाए। फाटा के सूबे में इंतजाम के बाद तकरीबन 19.6% जो है वो शेयर बनता है खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन इस वक्त जो है सिर्फ 14.6% जो है वो मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है मसाइल हैं। 139 अरब रुपए जो है वो कम दिए जा रहे हैं सूबे को, जिसकी वजह से काफी मामला जो है वो सूबे के चलाने मुश्किल होते जा रहे हैं। दूसरा जो अहम नुकता उठाया गया है वो है AGN काजी फार्मूला के मुताबिक 2016 से अब तक सूबे के 1500 अरब रुपए जो है वो वफाक के जिम्मे वाजिब अदा हैं, जो कि नहीं अदा किए जा रहे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वो सूबे को मसाइल का सामना है। तीसरी जो डिमांड की गई है इसके अंदर वो है सुई गैस की सप्लाई, जो कि तकरीबन 100 MC क्यूबिक फीट होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सूबे को तकरीबन 40 MMC FD मिल रही है, जो जिसकी वजह से सूबे की इंडस्ट्री बड़ी मुतासिर हो रही है। जो अहम नुकता है वो है सूबे में बिजली की पैदावार का। तकरीबन जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं पीडो के, उसके जरिए 165 मेगावाट बिजली जो है पैदा की जा रही है सूबे की जानिब से, और अगर ये बिजली खैबर पख्तूनख्वा की सनतों को दी जाए तो यहाँ पे एक बड़ी हद तक जो सनतें हैं वो चल सकती हैं। साथ जो है वो आजम खान साहब ने ये भी खदशा जाहिर किया है कि अगर सूबे को वक्ती तौर पर जो है वो बर वक्त माली इमदाद न दी गई तो फाटा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो सकते हैं और दहशतगर्दी जो है वो दोबारा सर उठा सकती है। बहुत शुक्रिया जाहिर शाह इन तफसीलात के लिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हर हारने वाला नाकाम नहीं है, कामयाब वो है जो रब को राजी करके गया, भले सर कटा दी। हम तो छोटे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, अल्लाह हमारे सर नहीं कटवाएगा, वो बड़े लोग के छोटे। हमें तो MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महंगाई की जिसने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। चीनी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल करके शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। वजीर जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज नदीम शेख से। नदीम बताइए।
रानीपुर में जो है चीनी की कीमतें बातें करने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ के शहरी जो हैं वो सख्त परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, यहाँ पे महंगाई तो इतनी ज़्यादा होगी लेकिन गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यहाँ पे रानीपुर में अभी चीनी 200 कहीं 220 रुपये किलो चल रही है। हम गरीब मजदूर 200-400 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले किस तरह गुजारा करें। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहर की बात सुनी, उसका यही कहना है कि रानीपुर में जो चीनी जो है 200 से ज़्यादा जो है फ़रोख्त की जा रही है, 220 रुपया फ़रोख्त की जा रही है। इसकी वजह से हमारा जीना जो है वो माल हो गया है। इन्होंने ये मुतालबा किया है कि चीनियों की कीमतों में कमी जाए ताकि हमें जो है रिलीफ फराहम हो सके। जी नदीम, बहुत आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरगढ़ में चीनी की मसनूई किल्लत ने शहरियों से चीनी की मिठास भी छीन ली। दुकानदार हजरात मनमाने रेटों पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में चीनी 180 रुपए किलो से लेकर 200 रुपए किलो तक में फरोख्त की जा रही है। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव कामरान से। बताइए। मुजफ्फरगढ़ शहर में जो है चीनी की मसनूई किल्लत कर जो है रेट में जो है होश रुपया इजाफा कर दिया गया है। हर दुकानदार तकरीबन जो है वो अपने रेट से ही चीनी को सेल कर रहा है। आवाम सख्त मुश्किलात और परेशानी का शिकार है। जो 95 रुपए किलो हमें चीनी मिलनी चाहिए थी, पिछले साल से बनी हुई चीनी है, वो हमें 200 या 180 रुपए या 170 रुपए मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर दूसरी पर ये भी बताता चलूँ कि जिले इंतजामिया की जानिब से भी जो है किसी किस्म की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा। 200 रुपए तक में जो है मनमाने रेटों में जो है दुकानदार जो है वो चीनी की फरोख्त कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया है। चीनी फी किलो 175 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहरी चीनी की बढ़ती कीमतों पर परेशान नजर आ रहे हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद सुलेमान मौज़म से। सुलेमान, बताइए। में बढ़ती हुई महंगाई है, उसका जो जिन है वो काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। आटा, घी और दालों की कीमतों में इजाफे के बाद अब चीनी की जो कीमतें हैं उसके अंदर इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। चंद रोज़ के अंदर जो चीनी है उसकी कीमत में 30 से 35 रुपये इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाज़ार में, जहाँ पर कुछ शहरी जो है ख़रीदारी के लिए आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैं तो यही कहूँगा, पहले दालें बढ़ी, फिर आटा बढ़ा, अब इस वक्त चीनी की कीमत आसमान से बातें कर रही है। गरीब आदमी का चीनी कभी खरीदना जो है। एक बार फिर रुख करते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। फिक्सेशन के मसाइल हुए में उसको DBC पर अमल दरामद हो, हर माह DBC के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए और लीव इनकैशमेंट के हवाले से चीजें की जाएं। ये सब कुछ जो है वो सर जो भी उसने किया आपका हैं, आप साथी हैं, सपोर्टर हैं, ये सब जो है वो मुतमईन होंगे, इनके घर वाले मुतमईन होंगे तो ये अच्छा प्रोड्यूस कर सकेंगे जिससे का नाम बढ़ेगा और इसके जो है वो। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक बार फिर बात कर लेते हैं चीनी के बहरान के हवाले से। कमालिया में चीनी का बहरान सर उठाने लगा है। चीनी की कीमतों को पड़ लग गए। कीमत 190 रुपए किलो तक पहुंच गई है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद हसन मुस्तफ़ाई से। हसन, बताइए। कमालिया में भी चीनी की कीमतें जो है उनको आसमान को छूने लगी हैं। चीनी की कीमतें इस वक्त कमालिया में 180 से 190 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है। सर, आप बताइएगा, आप चीनी खरीदने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपके किन मसाइल का सामना है? देखें जी, बिल्कुल चीनी जो है आज से एक हफ़्ता पहले जो 170 रुपये में बिक रही थी, अब 200 रुपये में बिक रही है। अभी शहरों में तो 200 रुपये रेट है, अगर देहातों में चले जाएँ तो यहाँ पर 220 रुपये में भी फ़रोख्त हो रही है। अगर बात करें हम यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर की, तो यूटिलिटी स्टोर पर तकरीबन 1 माह से चीनी गायब है और दीगर जो यूटिलिटी स्टोर पर भी सहूलतें थी वो भी ना होने के बराबर हैं। जी बिल्कुल, शहरियों को यही कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की जो फ़रोख्त को मुमकिन बनाए ताकि शहरी जो है। मोहम्मद हसन, आप उधर मुल्तान में भी चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानों पर चीनी 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं माजिन यूसुफ से। माजिन, बताइए, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महंगाई की सूरत हाल बेकाबू होते हुए दिखाई दे रही है। हर ही चीज़ की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महंगी हो रही है वो हो रही है चीनी इस वक्त दुकानों पर, रिटेलर्स पे 190 रुपए किलो तक जो है वो यहाँ पर फरोख्त की जा रही है। शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, चीनी 180, 190, 195 मुख्तलिफ कीमतों में फरोख्त हो रही है, किस कदर परेशानी, क्या कहना चाहिए? बात चीनी की करते हैं जी। चीनी भी एक ज़रूरत की चीज़ है और डेली बेस पे इस्तेमाल होती है। और अगर इनकम की बात है तो इनकम भी मतलब उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, लोग मतलब मजदूरी नहीं बढ़ रही, लोग परेशान तो हैं, लेकिन इस तरफ महंगाई जो दूसरों चीज़ों की बढ़ती जा रही है, तो ये मुश्किलात का सामना हो रहा है हर चीज़ में।
जी बिल्कुल यही सूरत हाल है कि जो कमाई है, जो इनकम है लोगों की, वो बढ़ नहीं रही और महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। उधर पेशावर में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों के मुंह का जायका छीन लिया है। शहर में चीनी की फी किलोग्राम कीमत 190 से 195 तक पहुंच गई है। मजीद जान लेते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब शेर बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है। मैं इस वक्त होलसेल मार्केट में चीनी के मौजूद हूँ और मेरे साथ डीलर भी है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, चीनी की कीमतों में पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान कितना इजाफा हुआ है? मेरे ख्याल से अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 9,100 9,050 तक है। 1-2 हफ्तों में मेरे ख्याल से 6500 रुपये बोरी मिलती थी। अब ये एक दुकानदार को 181 पर पड़ रही है यहाँ से, तो लाजमी वो तो 190-200 का बेचेगा। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा उरूज पे सर, बहुत ज़्यादा, पूछने वाला कोई भी नहीं है। जबकि डीलर का यही कहना है कि चीनी की स्मगलिंग के बायस जो है वो चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही है और इनकी शॉर्टेज का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर दें आपको, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ से जायद फीसों की मद में करप्शन स्कैंडल। मरकजी किरदार एडिशनल ट्रेजरी और असिस्टेंट ट्रेजरी का असिस्टेंट शाहिद हुसैन शामिल है। वाइस चांसलर ने वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। शाहिद हुसैन के साथ मुलव्विस दीगर 4 अफराद से भी तहकीकात की गई। ज़राए के मुताबिक करप्शन में मुलव्विस मुलाजमीन के यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ से जायद फीसों की मद में करप्शन है। मरकजी किरदार एडिशनल ट्रेजरी और असिस्टेंट ट्रेजरी का असिस्टेंट शाहिद हुसैन शामिल है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक वहीद से। मलिक वहीद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है ये ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का है, जो हर वक्त न किसी स्कैंडल में रहती है। और इसमें ये इनमें एक मतलब ये जो करप्शन का वाक़या सामने आया है कि करोड़ों रुपए की जायद फीसों की मद में करप्शन का बहुत बड़ा ये स्कैंडल है। यूनिवर्सिटी ओकाड़ा में स्टूडेंट्स की जानिब से जो जमा करवाई की फीस होती है वो मतलब 1 करोड़ से जायद उस पर फ्रॉड जो है वो सामने आया है। फ्रॉड करने में जो मरकजी किरदार हैं वो एडिशनल टेरिटरी जो असिस्टेंट टेरिटरी शाहिद हुसैन का नाम शामिल है। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर की जानिब से इस वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। तो कमेटी ने शाहिद हुसैन समेत दीगर 4 अफराद से जब तहकीकात की तो चारों ही अफराद ने उसमें मुलव्वस भी पाए गए, बल्कि उन्होंने इंक्वायरी कमेटी को अपना बयान हल्फी भी दे दिया। जबकि 5 करप्शन में मुलव्वस जो मुलाजमीन थे वो उनकी यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। लेकिन ये बात काबिल जिक्र है कि अक्सर स्टूडेंट की जब तक फीस जमा ना हो तब तक डेट शीट का बहुत शुक्रिया मलिक वहीद इन तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी। DPO सलीम रियाज, SP FRP DRP DI खान रेंज तैनात। DPO औरंगज़ई नज़ीर अहमद SP बालाकोट एलामिया जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। SP खैबर ज़िया हसन को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। कायम मकाम SP सलाहुद्दीन DPO औरंगज़ई तैनात कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस अफसरान के तकर्रुर अहकाम जारी कर दिए गए। DPO सलीम रियाज, SPF RPDI खान रेंज तैनात कर दिए गए हैं। DPO औरंगज़ई नज़ीर अहमद SP बालाकोट तैनात कर दिए गए हैं। SP खैबर ज़िया हसन को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि कायम मकाम SP सलाहुद्दीन DPO औरंगज़ई तैनात कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। आम खबर दें आपको, मंडी बहाउद्दीन में लड़का लड़की ने नहर में छलांग लगा दी। लड़की की लाश निकाल ली गई। नौजवान की तलाश जारी है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। मंडी बहाउद्दीन में लड़का और लड़की ने नहर में छलांग लगा दी। लड़की की लाश निकाल ली गई है, जबकि नौजवान की तलाश इस वक्त जारी है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। मंडी बहाउद्दीन में ये वाक़या पेश आया है। लड़के नहर में छलांग लगा दी है और लड़की की लाश निकाली गई है नहर से, जबकि नौजवान की तलाश इस वक्त जारी है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। तफसीलात जान लेते हैं जहीर सियाल से। जहीर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मंडी बहाउद्दीन के इलाके शहीदा वाली के करीब पेश आया है, जहाँ नामालूम जोड़े ने नामालूम वजूहात की बिना पर नहर अपर जेल में शहीदा वाली के करीब छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया है। जबकि जो जहाँ बात होने वाले हैं उनको जो तस्दीक है वो हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि अभी तक ना ही लड़की और लड़के के नामों की शनाख्त हुई है और ना ही वजूहात सामने आई है। जी बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए जहीर सियाल।
अहम खबर दें आपको, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा टीम की क़यादत करेंगे। विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर टीम में शामिल हैं। ईशान किशन और केएल राहुल भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव, रविंद्र जडेजा भी शामिल हैं। कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल रोहित 11 में शामिल हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज भी टीम का हिस्सा होंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम की क़यादत करेंगे। विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर टीम में शामिल है। ईशान किशन और केएल राहुल भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव, रविंद्र जडेजा भी शामिल किए गए हैं। कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल रोहित 11 में शामिल हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज भी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया गया है। रोहित शर्मा टीम की क़यादत करेंगे, जबकि विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर भी टीम में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा ईशान किशन और केएल राहुल भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव, रविंद्र जडेजा भी टीम किए गए हैं। कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल रोहित 11 में शामिल किए गए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। कमोबेश यही स्क्वाड जो है वो एशिया कप में भारत की नुमाइंदगी भी कर रहा है और वही स्क्वाड अब वर्ल्ड कप के लिए भी ऐलान कर दिया गया है। भारत की जानिब से रोहित शर्मा ही टीम की क़यादत करेंगे। विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर टीम में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा ईशान किशन और केएल राहुल भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव, रविंद्र जडेजा भी टीम में शामिल किए गए हैं। कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल रोहित 11 में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। झेलम में फ्यूलिंग के दौरान मोटरसाइकिल में आग भड़क उठी। आपको खबर दे रहे हैं झेलम से, जहां फ्यूलिंग के दौरान मोटरसाइकिल में आग भड़क उठी। आग से 7 साला बच्ची झुलसकर जाँ बहक, जबकि बाप जख्मी हो गया। पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल को आग लगने की वीडियो बोल न्यूज़ पर वाकया जीटीएस पर चंद रोज कबल पेश आया था। इस वक्त सीसीटीवी फुटेज आप इस वाकये की बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते थे। झेलम में फ्यूलिंग के दौरान मोटरसाइकिल में आग भड़क उठी थी। आग से 7 साला बच्ची झुलसकर जाँ बहक, जबकि माँ बाप जख्मी हो गए थे। तफसीलात जान लेते हैं यासिर फहमी से। यासिर बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जीटीएस चौक में एक पेट्रोल पंप पे पेश आया। इसमें सेफ्टी जो मेजर्स है उसको नजरअंदाज करके पेट्रोल रिफिलिंग की जा रही थी मोटरसाइकिल में, जबकि वालदा और बच्ची को भी मोटरसाइकिल पे ही बिठाया हुआ था। शॉर्ट सर्किट के बायस इस आग भड़क उठी, जिससे बच्ची और वालदैन जो है वो शदीद झुलस गए थे। 3 से 4 दिन मसलसल जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला ये 7 साला बच्ची जान की बाजी हार गई। इसमें अमर ये है कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप सेफ्टी मेजर्स के हवाले से हिदायत दी जाती हैं कि गाड़ी बंद करके रिफ्यूलिंग की जाए, मोटरसाइकिल से उतर कर रिफ्यूलिंग की जाए। तो इसमें नेग्लिजेंस है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जमी हुई है ये चिकनाई, ग्रीसी है देखो कढ़ाई, हांडे और पतीली मांगे, खूब घिसाई खूब घिसाई। अब सफाई होगी आसानी से, बिना रगड़े बिना झंझट। मैक्स लिक्विड 3 गुना ज्यादा सफाई। आज होगा टक्कर का मुकाबला। बिहारी, अचार और तेल का तड़का अब इन्हें सिर्फ एक चक्कर में करेगा साफ नया एरियल। एक को धोएंगे आम पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से। नया और बेहतर एरियल जिसमें है क्लीनिंग बूस्टर्स जो करे जिद्दी दागों का सफाया। तो किसने दी एक चक्कर में दागों को टक्कर? अलकबीर डेवलपर्स पेश करते हैं KSK इंटरचेंज की प्राइम तरीन लोकेशन पर वाक़े अलकबीर ऑर्चर्ड। 3 मरला से 2 कनाल तक के महदूद प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 2.5 लाख रुपए से। माहाना किस्त सिर्फ 8,500 रुपए। और प्रोजेक्ट ऑफ अलकबीर डेवलपर्स। पता है मेरी बेटी हर लड़का रिजेक्ट कर देती है। इसको नहीं करेगी। इसके
स्किन इतनी परफेक्ट कि नजर न हटे। फेयरमैक्स, इसका 10x हाई पावर्ड फॉर्मूला रखे धूप से महफूज और बनाए मर्दों की जिल्द को फेयर, फ्रेश एंड स्पॉटलेस। रोज लगाओ, स्किन परफेक्ट बनाओ। फेयरमैक्स, लोग तो नोटिस करेंगे। तो फिर सूरज बाबा के साथ स्पेशल ओसाका सोलर बैटरी लगाओ और काम फिर दौड़ेगा तो सिर्फ ओसाका। सेफगार्ड करें हम, जर्म से दूर रहे हम। शब 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 भागे जर्म्स, याद रखना सिर्फ सेफगार्ड से शब शब शब। सेफगार्ड से जो नहाए घंटों जर्म से बचता जाए। शब 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 चलता जाए। सेफगार्ड से नहाना, जर्म्स दूर भगाना। जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त मजा, क्योंकि सैनाबाज होने वाला इस ग्राउंड पे कुछ ग्रैंड फन, ग्रैंड रन्स, ग्रैंड हिट्स, ग्रैंड विकेट्स एंड ग्रैंड ओवर्स। ग्रैंड ऑफर जब यूफोन 4G देगा, सुपर कार्ड ब्रांड में 20 GB देगा। 450 ऑफ नेट मिनट्स, अनलिमिटेड ऑन नेट मिनट्स सिर्फ ₹899 में। पूरे महीने के लिए तो लाइफ में हो जाएगा सब कुछ ग्रैंड। अभी *899# मिलाओ और लाइफ को ग्रैंड बनाओ। क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। हेलो सर। अरे होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। नो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। है नया तलो एक्टिव एनर्जी से भरे खाने, इसीलिए सब बच्चे यही है चाहते। होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिपचिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। This half-hourly clock is brought to you by सिंध में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। इलेक्शन कमीशन ने निगरान सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खादिम हुसैन रिंद को एडिशनल IG कराची रेंज तैनात कर दिया। 8 डिप्टी IG के तबादलों की भी मंजूरी। 31 SPs और SSPs के तबादले। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ से ज्यादा फीसों की मद में करप्शन। स्कैंडल में एडिशनल ट्रेजरी और असिस्टेंट ट्रेजरी का असिस्टेंट शाहिद हुसैन शामिल। वाइस चांसलर की इंक्वायरी कमेटी ने दीगर 4 अफराद से भी तहकीकात की। मुल्जिमान पर यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी आयद। लाहौर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदातें थम न सकें। सब्जाजार में 2 डाकुओं ने मोबाइल शॉप का सफाया कर दिया। मुल्जिमान लाखों की नकदी मोबाइल लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज पर। So juicy, so yummy. Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. रायविंड रोड पर कामयाब तरीन मंसूबाजात के बाद